हैं 100 MCQs रहने वाले हैं आपके, तो आप लोग क्लास में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर टोटल 100 MCQs हैं, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके लिए एंड में है जो ऐड किए गए हैं, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये पेपर अच्छा लगे। पूरा की आंसर की है वो ऑलरेडी आपको चैनल पे अपडेट कर दी गई है। एमपी व्यापम के पेपर्स अवेलेबल हो गए हैं, बट किसी रीजन से आपको एज एन जो फॉर्मेट है आपके लिए अपडेट नहीं किया जा पा रहा है यूट्यूब चैनल पर। लेकिन जो भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि जो ऐप है उस पर पेपर्स को अपडेट कर दिया जाएगा, मे बी कल और परसों तक, तो आप वहाँ पर भी उन पेपर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज। नाइट्रस ऑक्साइड के जो सिलेंडर होते हैं उनकी कलर कोडिंग किस टाइप की होगी? ब्लैक कलर के होंगे, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर होंगे, ब्लू कलर के होंगे या फिर ग्रे कलर के होंगे? तो कौन से कलर के होंगे यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर? नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर होगा कैसा? सभी को पता है, वो होता है ब्लू कलर का। कैसा होगा? ब्लू कलर का। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि कौन सी जो गैसेस होती हैं उनके जो कलर होंगे सिलेंडर के, स्पेशली कौन से कलर का कौन सी गैस का सिलेंडर होगा। तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, क्वेश्चन आपके यदि एग्जाम में आता है। तो यदि ऑक्सीजन का पूछे तो ब्लैक बॉडी होती है सिलेंडर की, और व्हाइट शोल्डर होंगे जो पकड़ने के लिए हैं। नाइट्रस ऑक्साइड पूरा ब्लू होता है, जो साइक्लोस्पोरेन है वो पूरा ऑरेंज कलर का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ग्रे कलर के सिलेंडर होंगे। और नाइट्रोजन की बात करते हैं हम, तो नाइट्रोजन ब्लैक शोल्डर होगा, ब्लैक पूरी बॉडी होगी। तो यहाँ पर आपको मेनली जो याद रखना है एग्जाम में आपको आता है वो आता है ऑक्सीजन का सिलेंडर, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। इन तीनों के याद रखें आप, इतने ही काफी है आपको। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, टोनिसिटी ऑफ रिंगर लैक्टेट इज। तो जो RL है उसकी टोनिसिटी किस टाइप की होगी? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर नन ऑफ द अबव? तो रिंगर लैक्टेट होगा, जो रिंगर लैक्टेट होता है उसकी टोनिसिटी किस टाइप की होगी? तो ये होता है जनरली आइसोटोनिक नेचर का। कौन सा होगा? आइसोटोनिक नेचर का होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय। तो जो जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सीजर हो गया या फिर ब्लेड्स हो गई, तो कुछ भी ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं तो हम उनको कौन सी मेथड से स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते, मतलब कौन सी मेथड से स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं? तो जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम बॉइलिंग नहीं कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, हॉट एयर ओवन कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से स्टरलाइज कर सकते हैं, लेकिन बॉइलिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ही कम रिलायबल होंगे, और यदि इनको हमने शार्प इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, बॉइलिंग के थ्रू हमने यदि इनको स्टरलाइज किया, तो जो यहाँ पर बॉइलिंग के थ्रू स्टरलाइजेशन करने के या फिर जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए हम बॉइलिंग के लिए डिसइंफेक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट जो मेथड होती है शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, ऑटोक्लेविंग हो सकती है, हॉट एयर ओवन हो सकता है और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन बॉयल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, फॉर नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन द लेंथ ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब शुड बी मेजर्ड फ्रॉम। मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, यदि जिन भी लोगों ने WCL का पेपर पहले चेक किया होगा या फिर ओपन किया होगा, और जो लोग त्रिपुरा का पेपर दे के आए हैं CHO का, उनमें इस क्वेश्चन पेपर से एटलीस्ट 30 MCQs तक आए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 30 MCQs इस पेपर से आपके ऐड हैं, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर NG ट्यूब जब करेंगे, जो नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन करते हैं हम, तो NG ट्यूब की जो लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे? नोज टू स्टर्नम से नोज टू अम्बलाइकस, नोज टू द ट्रैगस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू द अम्बलाइकस, या फिर नोज टू द ट्रैगस एंड ट्रैगस टू द अम्बलाइकस। तो कैसे आप चेक करेंगे?
तो आपका जो चेक करने का बेस्ट तरीका होगा वो कौन सा होगा? नोज टू द ट्रैगस एंड ट्रैगस टू द अम्बलाइकस। नोज से ट्रैगस तक और ट्रैगस से अम्बलाइकस तक क्या है? बेस्ट मेथड है इसके लिए, एनजी ट्यूब के लिए, कि एनजी इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो एनजी ट्यूब की लेंथ है जो कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, एंडोस्कोपिक कैथेटर्स आर स्टरलाइज्ड बाय। तो जितने भी एंडोस्कोपिक कैथेटर्स होंगे या फिर एंडोस्कोपी वगैरह होंगे उनको हम एक ही मेथड से स्टरलाइज करते हैं, वो कौन सी है? ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन, 2% ग्लूटाल्डिहाइड या फिर बॉइलिंग। तो लेरिंगोस्कोप हो गया, एंडोस्कोप हो गया, तो इनको हमेशा स्टरलाइज करने के लिए 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन ही यूज किया जाता है। ऑटोक्लेविंग बेस्ट मेथड मानी जाती है हॉस्पिटल में जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेंगे स्टरलाइजेशन के लिए, क्योंकि ऑटोक्लेविंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो उनके जर्म है वो भी मर जाएंगे, बाकी ये किसी अदर मेथड में नहीं होगा। तो यहाँ पर एंडोस्कोपिक कैथेटर्स जब आप स्टरलाइजेशन करते हैं तो किस केमिकल से करना है आपको? 2% ग्लूटाल्डिहाइड से। नेक्स्ट वन, ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन। कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करेगी? वेन्यूल, आर्ट्रियोल, कैपिलरी या फिर साइनस। तो जो ब्लड वेसल्स आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करेगी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाती है कैपिलरीज। क्या होंगी? कैपिलरीज। आपको याद रखना, आर्टरी का जो स्मॉल पार्ट होगा वो आर्ट्रियोल होगा, वेन का वेन्यूल होगा, जो बीच में आके मिक्स होते हैं मतलब जोड़ने का काम करेगा दोनों को, आर्टरी वेन को, वो पार्ट कहलाता है कैपिलरीज। तो यहाँ पर भी वो क्या है जो कनेक्ट कर रहा है आर्टरी और वेन को, वो होगा आपका कैपिलरी। द टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग बीसीजी वैक्सीन है। तो बीसीजी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है? जेट ट्रैक इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या फिर इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। तो ये चीज सबको पता है, जब भी आप जो बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं, एक ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाती है। तो यहाँ पर इसका यदि रूट पूछते हैं तो किस टेक्निक से लगेगी? ये लगेगी इंट्राडर्मल टेक्निक से। किससे? इंट्राडर्मल टेक्निक से है जो कौन लगेगा? बीसीजी वैक्सीन। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो जब भी आप आर्टेरियल ब्लड गैस के लिए एनालिसिस करेंगे, एबीजी जो एनालिसिस करेंगे, तो सैंपल कहाँ से लेंगे ब्लड का? आर्टरी से, वेन से, कैपिलरी से कि एनी साइड से? जब भी आप ईबीजी एनालिसिस करेंगे, क्या है? ईबीजी एनालिसिस करते हैं आप, तो यहाँ पर आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट करते हैं, तो आपको ब्लड भी कहाँ से कलेक्ट करना है? आर्टरीज से। कहाँ से करना है? आर्टरी से। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पर क्या है जो इमीडिएटली देना है और एक ही बार देना है? कौन सा ऑर्डर होगा मेडिकेशन का? पीआरएन ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर या फिर स्टेट ऑर्डर? तो यहाँ पर जो पीआरएन है, तो पीआरएन का तो मतलब होगा कि हमें मेडिकेशन को जो शेड्यूल नहीं की गई है दे सकते, दैट मीन्स यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है तभी आप दे सकते हैं, प्रो रे नेटा प्रिस्क्रिप्शन जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर और जो एक ही बार देना है लेकिन तुरंत देना है, इमीडिएटली देना है, इमरजेंसी में दिया जाता है, तो वो कहलाता है स्टेट ऑर्डर। क्या कहलाएगा? स्टेट ऑर्डर। अब यहाँ पर है सिंगल ऑर्डर। क्या है? सिंगल ऑर्डर। सिंगल ऑर्डर मेडिकेशन का मतलब होगा ओनली एक ही बार इसको हमें देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द नर्स शुड इंसर्ट द निडल इनटू द मसल एट एन एंगल ऑफ। तो आईएम इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, तो इंजेक्शन के लिए जो एंगल है वो कितना है जो यूज किया जाएगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए? निडल कितने डिग्री एंगल पर आप इंसर्ट करेंगे मसल्स में? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री पर। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यदि दिया जा रहा है और आपसे डिग्री पूछते हैं तो आपका होगा मसल्स में 90 डिग्री के एंगल पर। सबक्यूटेनियस पूछते हैं तो 45 डिग्री पर। यदि इंट्रावीनस पूछते हैं तो 25 डिग्री पर, याद रखें। और इंट्राडर्मल देते हैं 10 से 15 डिग्री जो एंगल है उस पर। इंट्रामस्कुलर पूछा है तो 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस पूछते हैं तो 45, इंट्रावीनस पूछे तो 25 और इंट्राडर्मल पूछे तो 10 to 15 डिग्री एंगल। नेक्स्ट वन,
इक्विपमेंट यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इज, कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं ईयर एग्जामिनेशन के लिए? लैरिंगोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑटोस्कोप या फिर प्रोक्टोस्कोपी। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा लैरिंग्स के विजुअलाइजेशन के लिए लैरिंगोस्कोप होगा, आंखों को चेक करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप होगा, प्रेक्टोस्कोप होगा कोलोन को चेक करने के लिए, और जो ऑटोस्कोप है ईयर एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं वो एक हाथ में अपने छोटा सा जैसे सेल्फी स्टिक होती है इस टाइप से एक छोटा सा हैंडल टाइप से कुछ लिए रहते हैं, इसमें टॉर्च रहेगी छोटी सी, वो क्या है वो ऑटोस्कोप ईयर के विजुअलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वन, द साइज फॉर इंट्रावीनस कैन्यूला फॉर न्यूनेट इज, तो न्यूनेट के लिए कौन सी साइज का आईवी कैन्यूला यूज किया जाएगा? 18 गॉज, 20 गॉज, 22 गॉज या फिर 24 गॉज। तो ये मैंने आपको इंट्रावीनस कैन्यूला का सेपरेट क्लास है जो सेकंड चैनल है उस पर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है पूरा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको पूछें जो एक्सीडेंट का क्लाइंट है या फिर ट्रॉमा में उसको कौन सा डिग्री कौन सा आईवी जो कैन्यूला है कितने गॉज का लगेगा या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा यूज होगा, तो वैसे ही न्यूनेट में जो कैन्यूला यूज होगा वो होगा 24 गॉज का। कितना? 24 गॉज का कैन्यूला है जो यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 24 जो गॉज है यहाँ पर इसका आपको यदि कलर पूछते हैं, क्या है कलर पूछते हैं 24 गॉज कैन्यूला का, तो येलो कलर का रहेगा। कैसा रहेगा? येलो। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, जितना ज्यादा साइज का जो गॉज रहेगा मतलब उसका डायमीटर उतना कम रहेगा। तो यहाँ पर जो 24 गॉज का है वो न्यूनेट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए क्या है जो यूज किया जाएगा? अपगार स्कोर, ब्रेडन स्केल, ग्लासगो स्केल या फिर स्नेलन चार्ट। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए यूज किया जाएगा वो होगा ग्लासगो कॉमा स्केल। जीसीएस स्केल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ग्लासगो कॉमा स्केल, इसके स्कोर के अलावा आपको पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स, 3 चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। मैक्सिमम स्कोर इसका 15 होता है और मिनिमम जब पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है तो 3, 8 या फिर उससे कम हो मतलब कि पेशेंट कोमा में जा रहा है। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस के लिए तो हो गई ग्लासगो स्केल, स्नेलन चार्ट हो गया विजन एक्यूटी को चेक करने के लिए, ब्रेडन स्केल जो डेक्यूबिटस अल्सर होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, अपकार स्कोर जो बेबीज डिलीवर होते हैं उसके बाद उनमें जो रेस्पिरेशन, पल्स, हार्ट रेट, मसल स्टोन इन सभी को चेक करने के लिए अपकार स्कोर चेक यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन शुड रिहेबिलिटेशन स्टार्ट। तो रिहेबिलिटेशन कब स्टार्ट किया जाता है? द डे बिफोर डिस्चार्ज, व्हेन द पेशेंट डिजायर्स, अपॉन एडमिशन, 24 आवर आफ्टर द डिस्चार्ज। रिहेबिलिटेशन स्टार्ट किया जाता है जैसे ही पेशेंट को एडमिशन दिया गया हो, एडमिट हुआ हो, उसके बाद से ही हमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना है तो ये सब चीज़ें की जाएंगी, रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। तो कब होगा? अपॉन द एडमिशन और एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट वन, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नोन एज। तो यहाँ पर ब्लीडिंग यदि नाक से होती है तो हम क्या कहेंगे? एपिस्टैक्सिस, हिमोप्टाइसिस, हेमेटिमेसिस या फिर हेमेच्यूरिया, क्या टर्म है जो यूज किया जाएगा? तो यहाँ पर हिमोप्टाइसिस यदि सॉरी एपिस्टैक्सिस तो हो गया नोज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। हिमोटाइसिस मतलब होगा ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स। हेमेटमेसिस मतलब होगा ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक, मतलब वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आना। हेमेच्यूरिया का मतलब होगा ब्लड प्रेजेंट इन द यूरिन। नेक्स्ट वन, द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्टेड बेड लिनन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट। यदि पर्सन HIV पॉजिटिव है बेड लिनन को आप किससे है जो सोल्यूशन से डिसइंफेक्ट करेंगे? डेटॉल से, लाइजॉल से, सेवलॉन से कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से। तो ये काम किया जाएगा HIV पॉजिटिव पेशेंट के जो बेड लिनन है या फिर ब्लैंकेट्स हैं वो सभी किससे होंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड से। कोविड का पूछे, HIV का पूछे तो
तो आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट ही मार्क करना है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द क्रोनिक कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेट्स द यूज ऑफ आइस ऑन स्प्रेन्ड एंकल। यदि किसी को स्प्रेन हुआ है एंकल में, कौन सी कंडीशन है जिसमें आइस आप यूज नहीं कर सकते? गैस्ट्राइटिस में, डायबिटीज में, ग्लूकोमा में, ऑस्टियोपोरोसिस में, कौन से केस में है जो आप क्या नहीं कर सकते? आइस यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो केस होगा जिसमें क्रोनिक कंडीशन होगी तो वो है यहाँ पर डायबिटीज। क्यों? क्योंकि डायबिटीज में जो सेंसेशन है वो क्या होने लगता है? न्यूरोपैथी होने लगती है, फिर सेंसेशन कम होने लगेगा। यदि आपने वहाँ पर आइस अप्लाइड कर दी तो वो सेंसेशन और ही ज़्यादा कम होने लगेगा। इसीलिए पर्सन में कभी भी जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनको बर्फ़ से सिकाई नहीं की जाती है। यदि स्प्रेन्ड एंकल होगा तो उसकी आइस से है जो सिकाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन वुड बी द बेस्ट एड ब्रीदिंग फॉर अ पेशेंट विथ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। यदि किसी को पल्मोनरी एडिमा है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, कौन सी बेस्ट पोजीशन होगी ब्रीदिंग के लिए कि उसको सांस की दिक्कत ना हो? लाइंग फ्लैट इन बेड, लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन, हाई फॉलोअर्स पोजीशन या फिर सेमी फॉलोअर्स पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन दी जाएगी? तो हमेशा जब भी पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, पर्सन को सेमी फॉलोअर्स या फिर हाई फॉलोअर्स पोजीशन में ही रखा जाता है। तो यहाँ पर भी वही है। तो पर्सन को यदि क्या हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे केस में आप पर्सन को कैसे रखेंगे? हाई फॉलोअर्स पोजीशन में, जिससे वो प्रॉपर तरीके से सांस ले सके। यहाँ पर दोनों है तो आपको चूज करना होगा हाई वाला। नेक्स्ट वन, मैकबर्नीज पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। जो मैकबर्नी पॉइंट है उसमें क्या होगा, आप प्रेस करेंगे लेफ्ट साइड लेकिन दर्द होगा आपको राइट साइड में, तो वो होगा मैकबर्नी पॉइंट। और ये पेन किस में होगा? राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट अपर क्वाड्रेंट या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट में। जो मैकबर्नी पॉइंट होता है ये होता है कहाँ पर? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। यहाँ पर राइट लोअर क्वाड्रेंट। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट मींस ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज लेवल कैसा है? ओवर 2 डेज, मतलब 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ओवर 14 डेज, ओवर 30 डेज या फिर ओवर 90 डेज। तो ग्लूकोज लेवल जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो ग्लूकोज लेवल है वो ओवर कितना होगा? 90 दिनों के अंदर, ओवर 90 डेज में। कितना? ओवर 90 डेज। नेक्स्ट वन, a nurse is directed to administer hypotonic intravenous solution to a patient C soduce। यदि आपको कहा गया है कि आपको हाइपोटोनिक IV सोल्यूशन लगाना है तो आप पर्सन को कौन सा सोल्यूशन लगाएंगे? 0.45% सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड, 5% डेक्सट्रोज या फिर डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन की जो कैटेगरी है वो कौन सी है? वो है यहाँ पर 0.45% सोडियम क्लोराइड और NaCl। नेक्स्ट वन, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन एट लेवल ऑफ। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ पे दिया जाता है? जनरली ये L4 to L5 में दिया जाता है, लेकिन बेस्ड ऑन योर ऑप्शन आपको आंसर बताना है तो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में L2 to L4, L3 to L4, L5 to L6 या फिर L1 to L2। तो जो यहाँ पर लंबर पंचर है, तो यहाँ पर जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो कहाँ पर दिया जाएगा? वो दिया जाएगा आपको L3 to L4 वर्टिब्रा के बीच में। कहाँ पर? L3 से लेके L4। जनरली L4 to L5 होता है तो आप उसको मार्क करेंगे। आपको L3 L4 को चूज नहीं करना है, लेकिन मोस्टली जो दिए जाते हैं L3 to L4 या फिर L4 to L5 में है जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन, in a patient with multiple small renal calculi the nurse will instruct the patient। यदि पर्सन को बहुत छोटे रीनल कैलकुलाई है तो एज अ नर्स आप क्या कहेंगे? टू स्ट्रेन ऑल यूरिन, टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड एमुलेट,
टू रिमेन ऑन बेड रेस्ट या फिर आस्क फॉर मेडिकेशन टू रिलैक्स। तो यहाँ पर पेशेंट को यदि मल्टीपल स्मॉल रीनल कैलकुलाई मतलब छोटे छोटे स्टोन फॉर्मेशन हुआ है, पथरी जम गई है, तो यहाँ पर आप क्या है जो एडवाइस करेंगे, तो आप पर्सन को कहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और वॉक करनी है, जिससे जो भी छोटे छोटे स्मॉल जो कैलकुलाई हो क्या हो सके, बॉडी से फ्लश्ड आउट हो सके। नेक्स्ट वन, a patient is given atropine sulfate pre-medication before surgery and development tachycardia and dry mouth. A patient is given to atropine sulfate a pre-medication before surgery and development tachycardia and dry mouth. यदि किसी पर्सन को क्या दिया गया है, एट्रोपिन सल्फेट दिया गया है बिफोर सर्जरी के, तो उसको यहाँ पर सर्जरी के पहले जो टैकीकार्डिया दिया गया उसके कारण उसको टैकीकार्डिया और ड्राई माउथ हो रहा है, तो ये किसके साइन है? दिस इज अ ड्रग एलर्जी, नीड्स हाई डोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट, नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन सल्फेट, या फिर पेशेंट इज एंजियस। यदि किसी पर्सन को के लिए एट्रोपिन सल्फेट दिया जा रहा है एज एन प्री मेडिकेशन के तौर पर, तो इसका क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट है एट्रोपिन सल्फेट का, जिसमें टैकीकार्डिया होगा, ड्राई माउथ होगा। टैकीकार्डिया का मतलब है कि जो पल्स रेट है 100 से भी ऊपर जाने लगेगी, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग फियोक्रोमोसाइटोमा कंप्लेनिंग ऑफ पाल्पिटेशन, स्वेटिंग एंड हेडेक, विच असेसमेंट इज एसेंशियल। यदि किसी पर्सन को फियोसाइटोक्रोमा है तो यहाँ पर उसको स्वेटिंग और हेडेक हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, तो ये कौन से सिम्टम है? दैट मीन्स पर्सन क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बीपी है जो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका एसेंशियल जो ड्यूटी होगी आपकी वो क्या होगी, बीपी को मेजर करना। नेक्स्ट वन, केमिकल बर्न ऑफ द आईज आर ट्रीटेड विथ। यदि केमिकल बर्न के कारण आप आंखों में आपकी बर्न हो जाती है, किसी केमिकल, कोई भी केमिकल आपके सिर पे गिर जाता है तो आपकी आइस में क्या जो केमिकल जाता है वो कहलाएगा केमिकल बर्न। अब यहाँ पर आंखों को आप कैसे ट्रीट करेंगे? लोकल एनेस्थेटिक एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स से, हॉट कंप्रेस अप्लाइड एट 15 मिनट्स इंटरवल्स से, या फिर फ्लशिंग ऑफ लिड्स, कंजक्टिवा एंड कॉर्निया विद टैप और स्टेराइल वाटर से, या फिर क्लीजनिंग द कंजक्टिवा विथ स्मॉल कॉट टिप एप्लीकेटर। यदि किसी पर्सन की आंखों में केमिकल चला जाता है बर्न के लिए, तो आप लोग सबसे पहले जाके तो अपनी आंखों को क्या करेंगे, वॉश करना है। फ्लशिंग ऑफ लिड्स, कंजक्टिवा एंड कॉर्निया विल टैप ऑफ स्टेराइल वाटर। स्टेराइल वाटर से आपको अपनी कॉर्निया, आंखें हैं जो क्या करना है, कंजक्टिवा दोबारा से चेक करनी है। यदि पानी से आप धुलेंगे तो जो भी केमिकल गया है हो सकता है कि वो बाहर हो जाए। आपकी आंखों में कुछ भी जाता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उस केमिकल के लिए आपको अपनी आंखों को स्टेराइल वाटर से कंटिन्यूसली टैप वाटर से क्या करना है, फ्लश आउट करना है, जो केमिकल गया है उसको बाहर निकाल सके। नेक्स्ट वन, विच इज द प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए बेस्ट प्रेफरेबल साइट क्या होगी? डेल्टॉइड, रेक्टस फीमोरिस, रेक्टस लैटरलिस, या फिर वेंट्रोग्लूटियल। तो बेस्ट साइट होगी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए इन्फेंट में कौन सी? वास्टस लैटरलिस मसल्स। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। तो सभी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है किसी एक को छोड़कर। टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, ये तीनों तो है। लास्ट ऑप्शन में पैंक्रियाज जो नहीं है यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है लिम्फेटिक ऑर्गन का, तो क्या होगा आपका यहाँ पर? पैंक्रियाज। नेक्स्ट वन, द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस चेस्ट। यदि टीबी चेस्ट में हुई है मतलब कि लंग्स को अफेक्ट किया है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? स्पूटम कल्चर, ब्रोंकोस्कोपी, ट्यूबरक्लिन टेस्ट, या फिर सलाइन टेस्ट। यहाँ पर कहा है कि कंफर्मेटरी टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या होगा, तो होगा स्पूटम का कल्चर करना। क्या होगा? स्पूटम का कल्चर करना। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट थिंग इन द नर्स शुड इंश्योर व्हेन द बेबीज हेड कम्स आउट इज। तो एक नर्स को पता होना चाहिए यदि बेबी का हेड सर्विक्स से बाहर आ रहा है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? द कॉर्ड इज इंटैक्ट, नो पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज अराउंड द बेबीज नेक,
द कॉर्ड इज स्टिल अटैच्ड टू प्लेसेंटा या फिर द कॉर्ड इज स्टिल पल्सेटिंग। फर्स्ट थिंग होगी कि जब भी बेबी का हेड बाहर आता है तो कहते हैं कि बच्चे ने अपने गर्दन में ही एक दो राउंड लगा लिए, तो वही राउंड आपको अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी की नेक पे कोई राउंड तो नहीं है, वो आपकी फर्स्ट है जो आपको चेक करना है। यदि जैसे ही सिर है जो बाहर आता है तब यहाँ पर आपका आंसर होगा नो पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज अराउंड द बेबीज नेक। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर। तो सबको पता है सर्वाइकल स्मीयर किया जाता है कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, और जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरेस स्पैटुला। लकड़ी का रहेगा एक, तो वो क्या कहलाएगा? अरेस स्पैटुला। नेक्स्ट वन, अपगार स्कोर इज रिकॉर्डेड एट। तो अपगार स्कोर जनरली 2 बार रिकॉर्ड की जाती है, एक तो बेबी डिलीवर हुआ है उसके विद इन 1 मिनट और दूसरी 5 मिनट के बाद। लेकिन जो एक एक्यूरेट रीडिंग और एक्यूरेट जो यहाँ पे मेजरमेंट निकल के आएगा तो वो आता है 5 मिनट की अपगार स्कोर में। कितने में? 5 मिनट आफ्टर द बर्थ, जो 5 मिनट के बाद दी जा रही है उसमें। नेक्स्ट वन, बॉटल फीड बेबीज आर मोर प्रोन देन ब्रेस्ट फीड बेबीज टू। A patient is given to atropine sulfate, a pre-medication before surgery in development tachycardia and dry mouth। यदि किसी पर्सन को क्या दिया गया है? एट्रोपिन सल्फेट दिया गया है बिफोर सर्जरी के, तो उसको यहाँ पर सर्जरी के पहले जो टैकीकार्डिया दिया गया उसके कारण उसको टैकीकार्डिया और ड्राई माउथ हो रहा है, तो ये किसके साइन है? दिस इज अ ड्रग एलर्जी, नीड्स हाई डोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट, नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन सल्फेट, या फिर पेशेंट इज एल्जियस। यदि किसी पर्सन को के लिए एट्रोपिन सल्फेट दिया जा रहा है एज प्री मेडिकेशन के तौर पर, तो इसका क्या है? कॉमन साइड इफेक्ट है एट्रोपिन सल्फेट का, जिसमें टैकीकार्डिया होगा और ड्राई माउथ होगा। टैकीकार्डिया का मतलब है कि जो पल्स रेट है 100 से भी ऊपर जाने लगेगी, तो यहाँ पर क्या है? नॉर्मल है। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग pheochromocytoma complaining of palpitation, sweating and headache, which assessment is essential? यदि किसी पर्सन को फियोसाइटोक्रोमा है तो यहाँ पर उसको स्वेटिंग और हेडेक हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, तो ये कौन से सिम्टम है? दैट मीन्स पर्सन क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? बीपी है जो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका एसेंशियल जो ड्यूटी होगी आपकी वो क्या होगी? बीपी को मेजर करना। नेक्स्ट वन, केमिकल बर्न ऑफ द आईज आर ट्रीटेड विथ। यदि केमिकल बर्न के कारण आप आंखें आपकी बर्न हो जाती हैं, किसी केमिकल कोई भी केमिकल आपके सिर पे गिर जाता है तो आपकी आईज में क्या जो केमिकल जाता है वो कहलाएगा केमिकल बर्न। अब यहाँ पर आंखों को आप कैसे ट्रीट करेंगे? लोकल एनेस्थेटिक एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स से, हॉट कंप्रेस अप्लाइड एट 15 मिनट्स इंटरवल्स से, या फिर फ्लशिंग ऑफ लिड्स कंजक्टिवा एंड कॉर्निया विद टैप और स्टेराइल वाटर से, या फिर क्लीजनिंग द कंजक्टिवा विथ स्मॉल कॉट टिप एप्लीकेटर। यदि किसी पर्सन की आंखों में केमिकल चला जाता है बर्न के लिए तो आप लोग सबसे पहले जाके तो अपनी आंखों को क्या करेंगे? वॉश करना है। फ्लशिंग ऑफ लिड्स कंजक्टिवा एंड कॉर्निया विद टैप ऑफ स्टेराइल वाटर। स्टेराइल वाटर से आपको अपनी कॉर्निया आंखें हैं जो क्या करना है? कंजक्टिवा दोबारा से चेक करनी है। यदि पानी से आप धुलेंगे तो जो भी केमिकल गया है हो सकता है कि वो बाहर हो जाए। आपकी आंखों में कुछ भी जाता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उस केमिकल के लिए आपको अपनी आंखों को स्टेराइल वाटर से कंटिन्यूसली टैप वाटर से क्या करना है? फ्लश आउट करना है, जो केमिकल गया है उसको हम बाहर निकाल सकें। नेक्स्ट वन, विच इज़ द प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए बेस्ट प्रेफरेबल साइट क्या होगी? डेल्टॉइड, रेक्टस फीमोरिस, रेक्टस लैटरलिस, या फिर वेंट्रोग्लूटियल। तो बेस्ट साइट होगी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए इन्फेंट में कौन सी? वास्टस लैटरलिस मसल्स। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। तो सभी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है किसी एक को छोड़कर। टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, ये तीनों तो हैं। लास्ट ऑप्शन में पैंक्रियाज जो नहीं है यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है लिम्फेटिक ऑर्गन का, तो वो क्या होगा आपका यहाँ पर? पैंक्रियाज। नेक्स्ट वन, द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस चेस्ट।
यदि टीबी चेस्ट में हुई है मतलब कि लंग्स को अफेक्ट किया है तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? स्पुटम कल्चर, ब्रोंकोस्कोपी, ट्यूबरक्लिन टेस्ट या फिर सलाइन टेस्ट। तो यहाँ पर कहा है कि कंफर्मेटरी टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या होगा? तो होगा स्पुटम का कल्चर करना। क्या होगा? स्पुटम का कल्चर करना। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट थिंग इन द नर्स शुड इंश्योर व्हेन द बेबीज हेड कम्स आउट इज। तो एक नर्स को पता होना चाहिए यदि बेबी का हेड सर्विक्स से बाहर आ रहा है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? द कॉर्ड इज इंटैक्ट, नो पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज अराउंड द बेबीज नेक, द कॉर्ड इज स्टिल अटैच्ड टू प्लेसेंटा, या फिर द कॉर्ड इज स्टिल पल्सेटिंग। फर्स्ट थिंग होगी कि जब भी बेबी का हेड बाहर आता है तो कहते हैं कि बच्चे ने अपने गर्दन में ही एक दो राउंड लगा लिए, तो वही राउंड आपको अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी की नेक पे कोई राउंड तो नहीं है, वो आपकी फर्स्ट है जो आपको चेक करना है। यदि जैसे ही सिर है जो बाहर आता है तब, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नो पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज अराउंड द बेबीज नेक। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर। तो सबको पता है सर्वाइकल स्मीयर किया जाता है कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, और जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अरेस स्पेटुला। लकड़ी का रहेगा ये, तो वो क्या कहलाएगा? अरेस स्पेटुला। नेक्स्ट वन, अपगार स्कोर इज रिकॉर्डेड एट। तो अपगार स्कोर जनरली दो बार रिकॉर्ड की जाती है, एक तो बेबी डिलीवर हुआ है उसके विद इन 1 मिनट और दूसरी 5 मिनट के बाद। लेकिन जो एक एक्यूरेट रीडिंग और एक्यूरेट जो यहाँ पे मेजरमेंट निकल के आएगा वो आता है 5 मिनट की अपगार स्कोर में। कितने में? 5 मिनट आफ्टर द बर्थ, जो 5 मिनट के बाद दी जा रही है उसमें। नेक्स्ट वन, बॉटल फीड बेबीज आर मोर प्रोन देन ब्रेस्ट फीड बेबीज टू। एज कंपेयर टू ब्रेस्ट फीड बेबीज के उनमें क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे? कफ एंड कोल्ड, डायरिया, एम्पेटिगो या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे कॉमनली जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के कंपेयर में बॉटल फीड बेबी को हम चेक करेंगे तो उनमें डायरिया होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज के। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इन इन्फेंट। तो बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की बात हो रही है कि बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब देखने को मिलेगा? एट बर्थ, विद इन फर्स्ट वीक्स ऑफ बर्थ, इन सेकेंड वीक्स ऑफ बर्थ, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इन्फेंट्स में देखने को मिलता है विद इन फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ। जन्म के पहले जो फर्स्ट वीक है उसमें देखने को मिलेगा क्या? फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस विद इन 24 आवर में देखने को मिलेगा बच्चे में। नेक्स्ट वन, पोस्टपार्टम हेमरेज इज ब्लड लॉस ऑफ मोर देन। तो पोस्टपार्टम हेमरेज में कितना ब्लड लॉस होगा? तो वो होता है 500 ml। कितना? 500 ml से ज़्यादा यदि लॉस होगा तब हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज है जो कहेंगे। क्या कहेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज कब कहेंगे? जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml से भी ज़्यादा लॉस हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो क्या कहलाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट वन, सनकेन फॉन्टेनल इज अ साइन ऑफ। तो सनकेन फॉन्टेनल किसका साइन है? डिहाइड्रेशन का, हाइड्रोसेफेलस का, डाउन सिंड्रोम का, फिर टर्नर सिंड्रोम का। मैकमिन साइन यदि पूछते हैं तो वो होता है हाइड्रोसेफेलस का। लेकिन यहाँ पर क्या है? सनकेन फॉन्टेनल। सनकेन फॉन्टेनल किस में देखने को मिलेंगे? डिहाइड्रेशन के पर्सन में। किसमें? डिहाइड्रेशन के पर्सन में सनकेन फॉन्टेनल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग शुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूबरक्लिन इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट द रिजल्ट शुड इवेलुएटेड। पीपीटी इंसर्ट करने के बाद माउटेक्स टेस्ट और ट्यूबरक्लिन टेस्ट में इंट्राडर्मल स्किन से जो आप इंजेक्ट करते हैं कितने टाइम के अंदर सही रीडिंग बताई जाएगी? इमीडिएटली आफ्टर विद इन 24 आवर। फिर है यहाँ पर ऑप्शन बिटवीन 48 to 72 आवर, या फिर आफ्टर 5 डेज। तो यहाँ पर ट्यूबरक्लिन इंट्राडर्मल जो स्किन टेस्ट होता है टीबी के लिए, इसमें पीपीटी इंसर्ट की जाएंगी और जो ड्यूरेशन होता है प्रोटीन डेरिवेटिव्स का वो कितना होना चाहिए? वो जनरली 10 ml से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्यूबरक्लिन इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट यदि करवाया गया है तो जो यहाँ पर चेक किया जाएगा वो कितना 48 से 72 घंटे में अपना प्रॉपर रिजल्ट है जो शो करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू WHO, व्हेन शुड द मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग द न्यू इन्फेंट आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी। तो यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो यहाँ पे कहा है WHO के अकॉर्डिंग कितने टाइम के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देना है? विद इन 1 आवर ऑफ द बर्थ, विद इन 12 आवर ऑफ द बर्थ, विद इन डे आफ्टर द बर्थ, या फिर आफ्टर द इन्फेंट्स
कंडीशन स्टेबलाइज, किस केस में है जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको तुरंत ब्रेस्ट फीड करवाना है, तो यहाँ पर विद इन 1 आवर में, एज सुन एज पॉसिबल हो तब भी करवा सकते हैं, लेकिन विद इन 1 आवर ऑफ द बेबी बर्थ के बाद ही हमें बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। नेक्स्ट वन, इंट्रायूट्राइन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज इज, सॉरी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन मतलब तुरंत, जो बच्चे लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनमें इमीडिएट कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ मतलब यूट्रस में ही बेबी की डेथ हो जाना। पेरीनेटल एस्पेक्सिया, पल्मोनरी हेमरेज या सेंसरी न्यूरल इंजरी, तो ऐसे केस में यदि जो लो बर्थ वेट बेबीज हुए हैं तो उनमें हाइपोथर्मिया के चांसेस भी रहेंगे, लेकिन साथ में इनिशियल तुरंत पूछा है तो होगा पेरीनेटल एस्पेक्सिया। इन HIV विंडो पीरियड इंडिकेट्स द टाइम पीरियड बिटवीन, HIV में विंडो पीरियड का मतलब क्या है, इसके बीच का टाइम, इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV, इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो पीरियड होगा HIV में विंडो पीरियड कहलाएगा, वो पीरियड कहलाता है कि जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए और उसके बाद आपकी बॉडी एंटीबॉडी रिलीज करती है, उनका डिटेक्ट हो जाए, उनका पता चल जाए कि आपकी बॉडी में आपसे जो इन्फेक्शन HIV हुआ है उसकी लड़ने की क्षमता है या नहीं, तो वो क्या है यहाँ पर इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द HIV एंड इट्स टाइम पीरियड और ड्यूरेशन इज नोन एज द विंडो पीरियड। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपको, द विटामिन ए सप्लीमेंट एडमिनिस्टर्ड प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन प्रोग्राम कंटेंस, यहाँ पे साफ कहा है कि विटामिन ए के सप्लीमेंट दिए जाते हैं न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों में, तो कितने दिए जाएंगे, 2500 आयु पर ml, 2 लाख पर आयु पर ml, या फिर 3 लाख या फिर 5 लाख। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिया जाएगा वो कितना होगा, विटामिन ए का वो होगा 2 लाख आयु पर ml, कितना 2 लाख आयु पर ml है जो अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, सेफ स्ट्रेटजीज, तो सबने पढ़ी सेफ स्ट्रेटजी किसके लिए, ट्रोकोमा के लिए।